हाय गाइस, साल 2025 अब ख़त्म होने वाला है। ये पूरा साल मैंने आपको बहुत सारी ऐसी डरावनी कहानियाँ सुनाया हूँ। किसी को देख के आप डरे हो, किसी को देख के आप शॉक हो चुके हो, एकदम चौंक चुके हो। लेकिन इन सारी ही कहानियों के बीच में ऐसी बहुत सारी कहानियाँ ऐसी भी होती है, जब मैंने आपको वो नरेट किया हूँ, यू ऑलवेज लाइक इन द कमेंट्स कि ये तो मेरी कहानी आपने सुना दी है। और आज ऐसी ही कुछ कहानी है मेरे जेब में, जो मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ, जो आपको साल भर में मैंने आपको सुनाया हूँ और वो बहुत ज़्यादा फेमस भी हो चुके हैं। बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई थी ये कहानियाँ, जिसको सुनने के बाद आप बहुत ज़्यादा डर में घुस चुके थे, खौफ में आ चुके थे। वही कहानियाँ मैं आज आपको सुनाना चाहता हूँ फिर से। सिर्फ 3 कहानियाँ, लेकिन सिर्फ वो 3 कहानियाँ आपके रातों की नींद को शायद बर्बाद भी कर सकती है। सो गाइस, गेट रेडी, लाइट्स ऑफ एंड गेट रेडी टू बी स्कैर्ड। लेकिन अब ये वीडियो शुरू करने से पहले ऐसे ही और हॉरर, मिस्टीरियस एंड हिस्टोरिकल वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। एंड अब एक आखिरी बार इस साल के लिए अब ये कहानी शुरू होती है। गाइस, इस हॉरर दुनिया में ना कई सालों से एक ऐसी कहानी है जो कि हमारे इर्द गिर्द घूम रही है। लाइक हम लोग जब भी नेटफ्लिक्स अगर सर्व करते हैं, प्राइम वीडियो, कोई भी OTT प्लेटफॉर्म सर्व करते हैं, तो उस समय हमको वो एक कहानी देखने ही मिलती है जिसको देख के अभी आपने थंबनेल पर क्लिक किया हो। लेकिन हर कोई ना उसके वजह से क्या क्या हुआ है वो जानते हैं कि ये क्यों डॉल मनहूस है या फिर ये कहानी क्यों इतनी मनहूस है। लोग उस वजह से इसको जानते हैं, लेकिन वो क्यों है वैसी, वो हॉन्टेड क्यों है, वो किसी को भी नहीं पता। मतलब वो हॉन्टेड बनी कैसे, क्या है उसका पूरा क्रिएशन, जो कि फिक्शन नहीं है, जो कि रियल स्टोरी है, वो क्या है, वो कभी भी इंटरनेट पे किसी ने देखा नहीं। लेकिन आज इस वीडियो में मैं आपको वो सब चीज़ें बताने वाला हूँ अबाउट एनाबेल डॉल, जो कि अमेरिका में है। एंड गाइस, बताया जाता है कि ये इस पूरी दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड डॉल्स में से, कि वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड एंटिटी में से भी एक है, जिसके अंदर डीमंस हैं। ये एक ऐसा डॉल है जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवाई है। ये एक ऐसी डॉल है जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को फाइनेंशियल कंडीशन से गुजरना पड़ा है, अपने घर वालों को खोना पड़ा है उनको। लेकिन क्यों, क्या है ये सब का रीज़न, उन सब के बारे में हम आज बात करेंगे इस वीडियो में। अंत तक बने रहिए। अंत में ऐसे बहुत सारे मैं आपको कहानी भी बताऊंगा जो कि इस डॉल से जुड़े हुए हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा हॉरर है। वो सब के बारे में आज हम बात करेंगे। लेकिन अब ये वीडियो शुरू करने से पहले ऐसे ही और हॉरर, मिस्टीरियस एंड हिस्टोरिकल वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। अब ये कहानी शुरू होती है। ये कहानी शुरू होती है साल 1970 के आसपास, जब डॉना की माँ क्रिसमस के गिफ्ट के लिए डॉना के लिए एक तोहफा लेके गई। डॉना जब वो बॉक्स खोलती है तो उस बॉक्स में से निकलती है एक डॉल। डॉना की उम्र अच्छी खासी थी बाय द वे गाइस। लेकिन जब आपको आपके बचपन के तरीके का एक तोहफा आपके जवानी में मिल जाए तो आपको एक नॉस्टैल्जिया फील होता है। और वही एक नॉस्टैल्जिया, वही एक फीलिंग, एक वाइब उसको फील हो रही थी उस समय कि लाइक मुझे एक डॉल मिल गया यार अभी इस समय। और उसकी माँ भी बहुत खुश थी उसको देखकर। लेकिन उसी वक्त डॉना की जो रूममेट थी एंजी, वो उसके पास आती है और कहती कि यार तू इतना ज़्यादा क्या खुश हो रही है, वाई यू आर सो हैप्पी, लाइक आर यू गोइंग टू प्ले विद इट, आप उसके साथ खेलने वाले हो। तो वो कहती है तुझे किसने बोला कि मैं इसके साथ खेलने वाली हूँ, इसको तो बस मैं अपने कमरे में रखने वाली हूँ और कुछ नहीं। उसको एंजी भी कुछ नहीं बोली। डॉना और उस डॉल में इतने ज़्यादा अभी करीबी बढ़ गई थी कि वो हमेशा उस डॉल के साथ ही सोती थी। हमेशा डॉना के बाजू, मतलब उसके बिस्तर में वो डॉल होती ही थी। गाइस, अभी ये वाली बात ना एंजी को बहुत ज़्यादा तकलीफ देने लग गई थी कि ये जो डॉना है वो हर वक्त उस डॉल को अपने साथ लेकर सोती है। लेकिन उसको और भी बहुत सारी चीज़ों की प्रॉब्लम थी, जिस वजह से वो अभी सीधा डॉना के रूम में चले गई। उसने बोला डॉना ये सब कुछ क्या है, लाइक तुम सोते हो, फिर सोने के बाद कभी डॉल को ज़मीन पे छोड़ देते हो, कभी अपने दरवाजे के पीछे लगा देते हो, कभी अपने साथ लेकर सोते हो, कभी तुम कबर्ड के एकदम ऊपर जाके उसको रख देते हो। ये सब कुछ क्या, इधर उधर क्या आप इसको फेंक के रखते हो। फिर डॉना ने कुछ वक्त तक कुछ कहा नहीं, वो बस देखती रही एकदम वियर्ड तरीके से। उसने कहा कि जब भी मैं सोने को जाती हूँ तो उसको थोड़ा बहुत कडल करने के बाद हमेशा मैं शोकेस के अंदर रख देती हूँ। ये क्या कह रहे हो तुम। फिर एंजी ने कहा कि सवाल ही नहीं उठता, ऐसा हो ही नहीं सकता। हर रोज़ सुबह में तुम भी वाली बात मानती हो कि मैं हमेशा तुमसे जल्दी उठती हूँ। मैं जब जब तुम्हारे कमरे में आती हूँ तुम हमेशा देखती हो कि वो जो डॉल इधर उधर पड़ी हुई रहती है। कभी कभी वो तुम्हारे बगल में रहती है, कभी ज़मीन पे, कभी दरवाजे के पीछे से मुझे झांकती हुई दिखती है।
ये सब कुछ क्या है। फिर वापस से डोना ने एनजी को काटा और उसको कहा कि नहीं, मैं जब भी सो के उठती हूँ वो मुझे अपने शोकेस में ही तो दिखती है। फिर उसके बाद एनजी ने कहा कि मैं उसको हमेशा शोकेस में रख देती हूँ, क्योंकि तुम सोई रहती हो तब वो इधर उधर बिखरी हुई रहती है, मैं उठा के उसको शोकेस में रखती हूँ, ये है असली बात। डोना और एनजी दोनों के दोनों ही कंफ्यूज थे कि जो डॉल अपने आप हिल नहीं सकती, कुछ कर नहीं सकती, वो अपने आप पोजीशंस कैसे बदल रही है, हाउ इज दिस पॉसिबल। फिर उसका डोना और एनजी ने कहा कि चलो शायद से हो सकता है कि ये हमारे मन का वहम हो, इस रीज़न की वजह से ये सारी चीज़ें हो रही है और हमारे ये सबसे इंटरेक्शन हो रहा है। ठीक है, एनजी अपने कमरे में चले गई और अभी काफ़ी ज़्यादा वक्त बीत चुका था। अब उसी रात की बात है, एनजी अपने कमरे में थी और एनजी के कमरे तक जोर के चीखने की आवाज़ आई डोना की, कि डोना के कमरे में डोना बहुत ज़ोर से चिल्लाई है। और एनजी भागते हुए जाती है डोना के कमरे में। वहाँ पे जाके उसको दिखता है कि डोना सिमट के अपने बिस्तर के ऊपर बैठी हुई है एंड वो अपनी एकदम आंखें गड़ा कर उस डॉल को देख रही है, उस डॉल के सामने देख रही है। फिर एनजी ने कहा कि इतने देर रात को तू चिल्ला क्यों रही है, इज़ एवरीथिंग ऑल राइट। फिर डोना ने कहा कि वो डॉल देख। फिर उसने कहा कि हाँ, इस डॉल का क्या। उसने बोला कि मैं रात को सोई थी, सोने से पहले इसको शोकेस में डाल दिया था मैंने, और जैसे ही मेरी थोड़ी सी आंखें खुली मैंने देखा कि ये उस चेयर पर जाके बैठ गई। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन मैंने इसका पैर हिलते हुए भी देखा है। इसी बात पर डोना और एनजी दोनों ही बहुत ज़्यादा परेशान थे कि ये सारी चीज़ें हो कैसे सकती है, हाउ कैन दिस ऑल थिंग हैपन, जबकि उस डॉल के अंदर कोई जान ही नहीं है। ये सिर्फ उस वक्त मुमकिन है जब वाकई में उसके अंदर कोई जान हो या फिर कोई ना कोई रूह बसी हुई हो, और वो सिर्फ और सिर्फ एक आत्मा के ज़रिए भी हो सकता है कि कोई बाहरी आत्मा है जो कि इससे ये सारी चीज़ें करा रही है, अदरवाइज दिस इज़ इम्पॉसिबल। फिर अब इस बात को थोड़ा वक्त बीत गया। फिर एक बार की बात है जब डोना और एनजी एक पार्टी से वापस लौट रहे थे अपने घर पर। जब वो अपने घर पर आए, उन्होंने दरवाज़ा खोला तो फिर नीचे एक चिट्ठी पड़ी हुई मिली। जब वो उस चिट्ठी को खोलकर देखा गया तो उस पर लिखा हुआ था हेल्प मी। अब ये जो राइटिंग थी ना, ये किसी नॉर्मल इंसान की नहीं लग रही थी, ऐसा लग रहा था कि ये किसी बच्चे की राइटिंग है। और वो लोग खुद अभी इतना ज़्यादा कंफ्यूज थे कि यहाँ पे हेल्प मी, यहाँ पे हेल्प की किसको ज़रूरत है जब यहाँ पे रहते सिर्फ हम ही हैं। किसको मदद की ज़रूरत है, कौन है जो यहाँ पे मदद की पुकार मांग रहा है। उसी वक्त फिर डोना और एनजी ने ना अपनी नज़रें उठाई और देखे कि हॉलवे है, एक कॉरिडोर, वहाँ पर वो डॉल गिरी हुई मिली। तब वो लोग सबको समझ चुके थे कि जो भी कुछ हो रहा है हमारे इर्द गिर्द, ये अभी भी जो हुआ, ये जिसने भी ये लिखा है, इसका कुछ ना कुछ ज़रूर लेना देना हो सकता है उस डॉल के साथ। वो लोग इससे पहले कुछ भी ज़्यादा सोचे, तुरंत एक घंटी बजती है उनके फ़ोन की, उनके टेलीफोन की, और वहाँ पे एक कॉल आता है। ये कॉल था उनके दोस्त लू का, जो ये कह रहा था कि आज रात के लिए मैं तुम्हारे घर पे आके सो रहा हूँ, तो प्लीज़ मुझे रख लेना यार, क्योंकि थोड़ी दिक्कत हो गई, मुझे तुम्हारे घर पे आके रहना है। एंड फिर उन्होंने बोला कि चलो ठीक है, आज रात के लिए उसको यहाँ पे रहने देते। और वो मेन किस्सा नहीं, मेन किस्सा था कि इस डॉल का क्या करना है। फिर दोनों ने डिसाइड किया कि आज रात के लिए, सिर्फ आज रात के लिए, हम इस डॉल को गेस्ट रूम में बंद करके रखेंगे। लेट्स डू इट। एंड गाइस, क्योंकि डॉल को उस गेस्ट रूम पर बंद किया गया था, तो फिर लू जो उनका दोस्त था, तो लू को वो लोग ने बाहर का जो हॉल रूम था, वहाँ पे एक सोफ़ा था, उसको वहाँ पे सोने के लिए बोल दिया। तो फिर सब लोग ने खाना पीना खा लिया, मस्त एकदम मज़े वगैरह हो गए। एंड रात में अभी सब लोग सो रहे थे, तीनों बड़े आराम से सो रहे थे। आधी रात हो चुकी थी, बहुत आराम से सब कुछ चल रहा है, सब सो रहे हैं। वापस से चीखने की आवाज़ सुनाई देती है, लेकिन ये बात डोना के कमरे से नहीं, लू के तरफ से, जो कि हॉल में सोया हुआ था। इस वक्त एनजी और डोना दोनों भागते हुए हॉल की तरफ गए। हॉल की तरफ जाने के बाद उन्होंने देखा कि जो लू है वो वैसे ही सोफे पर लेटा हुआ है, लेकिन उसके छाती के ऊपर वो डॉल बैठी हुई है। लू ने चिल्लाकर कहा, ये सब कुछ क्या है डोना? मैं यहाँ पे आराम से सोया हुआ था और ये डॉल मेरे ऊपर आके बैठ गई, और मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि कोई तो मेरा सीना चीरने की कोशिश कर रहा है। फिर उस वक्त बात करते करते उसने अपना शर्ट ऐसा खोलने की कोशिश करी एंड देखा तो अंदर खून था, एंड लिटरली उसके छाती के ऊपर खरोचने के निशान भी थे। फिर उसके बाद लू ने कहा, ये देखो, ये सब कुछ हुआ है, और ये जो डॉल है इसके हाथों पर भी मेरा ही खून है। और वो ये सब कुछ देखते हुए वहाँ से भाग निकला, उस घर को छोड़ के भाग निकला, वो भी आधी रात में। उसके बाद एनजी और डोना अब ये बात कर रहे थे कि जो कुछ है, जो कुछ हुआ है, वो सबका इल्ज़ाम इस एक डॉल के ऊपर ही जाता है। ये डॉल ही है जो यहाँ पे शैतानी ताकतों के साथ घिरी हुई है। उसके बाद उन्होंने बोला कि सीरियसली सोचने वाली बात है कि जिस डॉल को जस्ट अभी कुछ ही वक्त पहले
उन्होंने गेस्ट रूम पर बंद करके रखा था, लॉक करके रखा हुआ था, वो हॉल रूम में कैसे आ गई, और वो भी इसके छाती के ऊपर। फिर उन दोनों ने ये तय कर लिया कि अभी तो हमको जानना ही है कि इस डॉल के अंदर है क्या। मतलब जब देखो इसके तरफ, या हमें या तो घूरती रहती है, या तो कहीं पे पड़ी हुई मिलती है, ऐसा लगता है कि हमें स्टॉक कर रही है, कि हमें देख रही है कि हम क्या क्या कर रहे हैं। हमारे हर एक कदम का इसको अंदाज़ा रहता है, हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं, हर एक चाल का इसको आहट है। उसके साथ साथ जब उसको देखो कि वो डॉल हमेशा हिलती रहती है, कभी इस तरफ कभी उस तरफ, वो खुद ट्रैवल करती है लेकिन हमें पता भी नहीं कैसे। और आज तो हद ही पार हो गई, आज तो उसने हमला भी कर लिया हमारे दोस्त के ऊपर, क्या है इसमें। फिर गाइज उसने कुछ ना कुछ टोटके आजमाए, डॉना और एनजी ने। कुछ फादर्स को बुलाया, कुछ ऐसे पादरियों को बुलाया जो कि ऐसा कांटेक्ट कर सकते हैं, और उन्होंने कांटेक्ट करने की कोशिश करी इस डॉल से। जब इस डॉल की आत्मा से संपर्क किया गया तब जाके पता चला कि यस, इस डॉल के अंदर एक आत्मा रहती है, और उस आत्मा का नाम है एनाबेल। एनाबेल ये नाम है इसका। पता लगा कि ये एक 7 साल की छोटी बच्ची है, 7 साल की छोटी लड़की जिसकी मौत हो गई थी कंस्ट्रक्शंस के दौरान, एंड उसकी आत्मा निकल नहीं पा रही थी उस चीज़ से। सारी बातें उनको पता चली, डॉना और एनजी को। उसके बाद उस डॉल ने ये वाली बात भी कही कि मैं तुम लोगों के साथ बहुत ज़्यादा सेफ फील करती हूँ, मैं तुमको बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुँचाना चाहती, तुम्हारे साथ बस रहना चाहती हूँ, बस मुझे थोड़ा सा एक कमरा दे दीजिए, या फिर छोटी सी ऐसी कोई जगह दे दीजिए जहाँ पे मैं रह सकती हूँ। आई रियली फील सेफ अराउंड यू गाइस। ये सब सुनने के बाद पता नहीं क्यों, लेकिन डॉना और एनजी ने उसको मंजूरी दे दी, हाँ कह दिया, ठीक है आप हमारे साथ रह सकते हो अगर आप हमें कोई नुकसान नहीं पहुँचाना चाहते तो। लेकिन कुछ दिन एनाबेल डॉल को अपने साथ रखने के बाद उन्होंने ये बात नोटिस करी कि अब डॉना और एनजी बहुत ज़्यादा शांत हो गए थे, बहुत ही ज़्यादा शांत हो गए थे वो लोग। उस डॉल के अलावा उनके पास कुछ बचा नहीं था, दोनों एक दूसरे से इतनी ज़्यादा बातचीत नहीं करते थे, सब एकदम पूरा घर शांत हो गया था। ऐसा उनको लगने लग गया था कि जो काले साए हैं उनके सर के ऊपर ही मंडरा रहे हैं, पूरे घर पे उनके इर्द गिर्द फैले हुए हैं। पहले तो ऐसा लगता था कि सिर्फ एक डॉल है हमारे बीच में, अब लगता है कि हर कदम पे कोई ना कोई हमको देख रहा है, हर कदम पे कोई ना कोई हमारी हर एक चीज़ को महसूस कर रहा है, और उससे ज़्यादा हम उन्हें महसूस करने लग गए हैं, ओनली बिकॉज ऑफ दैट वन डॉल, एनाबेल डॉल। डॉना और एनजी अभी फाइनली एक दिन बैठे और उन्होंने कहा कि ऐसा हम वर्क नहीं कर पाएंगे, ऐसा हम बातचीत भी नहीं कर पाएंगे, कुछ भी, हम यहाँ पे इस घर पे रह नहीं सकते, हमको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। एनजी ने कहा कि फिर क्या करेंगे हम। फिर डॉना ने कहा कि वी हैव टू गेट रिड ऑफ दिस डॉल, हमको ये डॉल हटाना पड़ेगा हमारे घर से। पास के ही चर्च में एक फादर रहते हैं, मैं उनको जानती हूँ, वो आएंगे और आकर इस डॉल को लेके चले जाएंगे। फिर देर रात में वो जो पादरी थे, वो जो फादर थे, वो आए और आके उन्होंने उस डॉल के ऊपर सबसे पहले होली वाटर छिड़का, उसको थोड़ा सा प्योर किया, और प्योर करने के बाद उन्होंने अपनी गाड़ी में वो डॉल रखा एंड वो निकल चुके। वो दोनों, डॉना और एनजी, अभी काफ़ी ज़्यादा एकदम फ्री माइंडेड हो गए थे कि अभी फाइनली वो डॉल घर पे नहीं है। लेकिन जब वो चर्च पहुंचने ही वाले थे, वो जो प्रीस्ट थे जो अपनी गाड़ी में बैठे थे, तभी उनका ब्रेक फेल हो गया और गाड़ी का हो गया एक्सीडेंट। अगली सुबह डॉना की आंखें खुली। जैसे डॉना की आंखें खुली, उसने देखा उसके सामने वही चेयर है और उसी चेयर के ऊपर बैठी हुई थी वो एनाबेल डॉल। अब डॉना और एनजी के पास सिर्फ एक ही रास्ता बच गया था, एडन लॉरेन। एडन लॉरेन ये वही है जिनको आपने कॉन्जरिंग यूनिवर्स में देखा है। लॉरेन अभी सबसे पहले घर के अंदर आती है, और घर के अंदर लॉरेन ने जैसे ही कदम रखा, वो उसको वैसे ही कुछ गूज़बम्स फील हुए, और उसने कहा कि इस घर में वाकई में कुछ ना कुछ है, कुछ तो है यहाँ पे इस घर में, जो मुझे आते से ही महसूस हो गया, जो कि बहुत आम बात नहीं है। फिर उसके बाद डॉना और एनजी ने वो डॉल दिखाई। फिर लॉरेन थोड़े वक्त उसके साथ बैठ के कुछ महसूस करने के बाद उसने कहा कि इस डॉल के अंदर लेकिन कोई भी आत्मा नहीं है, ये बात गलत है, इसमें कोई आत्मा नहीं है, बल्कि इस डॉल के अंदर एक ऐसा शैतान है जो कि किसी को भी बर्बाद कर सकता है, और आप इसको जितना नज़दीक रखोगे अपने आप के, ये उतना आपको बर्बाद करेगा, उतनी जल्दी आपकी सांसें आपसे छीनेगा। डॉना ने पूछा फिर अब क्या करें हम। फिर लॉरेन ने कहा कि इसे हम लेकर जाएंगे, ये हमने फैसला लिया, इसे हम अब लेकर जाएंगे और इसको हम अपने घर पे रखेंगे। उनके घर पे ऐसा एक पूरा म्यूज़ियम बना हुआ है, उन्होंने कहा कि एक पूरा म्यूज़ियम है जहाँ पे ऐसी चीज़ों को हम रखते हैं पूरा लॉक करके, ताकि वो किसके भी इर्द गिर्द ना है। तो अब ऐसा बताया जाता है कि लॉरेन ने उस एनाबेल डॉल को एक बक्से के अंदर रखा हुआ है, कांच के बक्से के अंदर, जिससे कोई भी इस्तेमाल नहीं कर सकता, कोई भी खोल नहीं सकता उस चीज़ को, सिर्फ साफ़ सफाई के लिए खोला जाता है, वो भी विद प्रिकॉशंस, एंड कोई भी उसको देखना भी पसंद नहीं करता।
सो गाइज यही थी कहानी, इस दुनिया के सबसे ख़तरनाक डॉल की कहानी, जिससे बहुत सारे लोगों की मौत हुई है, बहुत सारे लोगों की जान जाते जाते बची है, बहुत सारे लोगों की जान चली भी गई, और मनहूसियत तो इसने हर जगह पे फैलाई है। एंड गाइस, इस वीडियो के अंत होने से पहले मैं आपको बस एक बात कहना चाहता हूँ कि इस दुनिया के अंदर ना ऐसे बहुत सारे डॉल्स हैं, ऐसे बहुत सारे आइटम्स हैं, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि पोजेस्ड होती है किसी ना किसी चीज़ से। तो मैं आपको अंत में बस ये कहना चाहूँगा कि अपने इर्द गिर्द थोड़ा नज़र घुमाइए। अगर कोई चीज़ अपने आप हिली हुई आपको नज़र आती है तो उसको नज़रअंदाज ना कीजिए, क्योंकि हो सकता है कि वो सिर्फ एक नॉर्मल टेडी बेयर हो, नॉर्मल सा डॉल हो, और हो सकता है कि आधी रात में वो आपसे लिपट कर सोता हो और आपको उस चीज़ का अंदाज़ा ना हो, और हो सकता है कि सुबह में वो जो डॉल हो वो तो ज़िंदा रहे पर आप शायद से नहीं। हो सकता है। शुक्रिया। तिहाड़ जेल हमारे इस देश का सबसे ज़्यादा मोस्ट ब्रूटलेस्ट जगह है, मोस्ट डेंजरस जगह है। वहाँ पे किसी को भी नहीं होना चाहिए लिटरली, लेकिन वहाँ पे हज़ारों के तादाद में कैदी रहते हैं। तिहाड़ जेल को मैं ब्रूटल सिर्फ वहाँ के पनिशमेंट के वजह से नहीं बोल रहा हूँ, वहाँ के जेलरों के वजह से नहीं बोल रहा हूँ, रूल्स एंड रेगुलेशंस के वजह से नहीं बोल रहा हूँ, बट वहाँ के हाइजीन के वजह से, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर के वजह से, वहाँ के लोगों के वजह से। अफजल गुरु अफजल गुरु जैसे वहाँ पे डॉन रहते हैं, छोटा राजन जैसे वहाँ पे डॉन रहते थे। इससे पहले भी बहुत सारे अंडरवर्ल्ड क्रिमिनल्स वहाँ पे रह चुके हैं, बहुत बड़े बड़े नामी लोग वहाँ पे जाते हैं, जो बड़े बड़े पॉलिटिशियन होते हैं, जैसे कि पी चिदम्बरम हो गए। अरविंद केजरीवाल को भी अभी रिसेंटली वहाँ पे डाला गया था। संजय दत्त को 93 बॉम्ब ब्लास्ट के टाइम पे भी वहाँ पे उनको रखा गया था। इतने सारे नामी और फेमस लोग भी वहाँ पे जाते रहते हैं, लेकिन फिर भी ऐसे बहुत सारे वहाँ के जेल के नंबर है जहाँ पे इससे भी ज़्यादा खूंखार आतंकवादियों को, खूंखार लोगों को वहाँ पे रखा जाता है। वो कहते हैं ना कि इंसान ही काफ़ी है एक दूसरे इंसान की रूह निकालने के लिए, इंसान ही काफ़ी है एक दूसरे इंसान को मौत के घाट पे उतारने के लिए, तो आपको भूतों से इतना डरने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी गाइज, आज की ये जो कहानी है ये तिहाड़ जेल की ही बारे में है। हमको मेल आया था एक सब्सक्राइबर की तरफ से जिसने ये वाली हमको कहानी बताई। ये जो कहानी है ये सुन के लिटरली आई वॉज नॉट एबल टू थिंक अबाउट एनीथिंग, बिकॉज ऐसा नहीं लग रहा था कि कोई और कंटेंट अभी इतना ज़रूरी है, कोई और स्टोरी इतनी ज़रूरी है। आई वॉज लाइक कि ये ही कंटेंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अभी आप लोग को बताने के लिए, क्योंकि मैं बिलीव नहीं कर पा रहा था कि कोई एक ऐसी चीज़ एग्जिस्ट करती है हमारे इंडिया में जो कि मीडिया ने कभी कवर नहीं किया, या तो शायद से ये बाहर ही नहीं आया, क्योंकि तिहाड़ जेल में हर रोज़ बहुत सारे लोगों की मौत होती है एक अलग अलग तरीके से, और कभी भी कोई यही नहीं कहता कि इसकी मौत इस वजह से हुई है, कैदी है, मौत हो गई, ख़त्म। कोई भी उसके पास्ट पे, कोई भी उसके इतिहास पे जाने की ज़रूरत नहीं मानता है, क्योंकि दे नेवर थिंक कि इसकी मौत किसी इंसान के वजह से हुई है या किसी आत्मा के वजह से हुई है। सीरियसली गाइज, मेरे रातों की नींद बहुत ख़राब हो चुकी है इस एक कहानी के वजह से। अब बारी आपकी है टू हियर द हॉरर स्टोरी ऑफ तिहाड़ जेल। लेकिन उससे पहले, ये वीडियो शुरू करने से पहले, ऐसे ही और हॉरर, मिस्टीरियस एंड हिस्टोरिकल वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। अब ये कहानी शुरू होती है। ये हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमको बताया था, एक फुल मेल भेजा था इसके रिलेटेड, इस पूरी कहानी को लिखकर। फिर उसके ऊपर हमने ये पूरा स्क्रिप्ट प्रिपेयर किया। ये कहानी है 1993 की, तिहाड़ जेल की, जब जेल नंबर 4 में एक केतन नाम के कैदी को डाला गया था। वो जस्ट अभी एंटर किया, उसने अपने आप को पूरा चेकअप उसने अपना कराया। फिर वो चेकअप कराने के बाद उसने कपड़े वहाँ के पहने एंड उसने जेल के अंदर एंटर किया। पहले तो जेल एक पूरा रहता है जहाँ पे कोई नंबर नहीं होता, एक ग्राउंड भी होता है जहाँ पे बहुत सारे कैदी रहते हैं। जैसे वो अंदर गया ना, उसको एक चीज़ समझ में आ गया था कि यहाँ पे एक गांव बसा हुआ है। तिहाड़ जेल बहुत बड़ा है, हज़ारों के तादाद में यहाँ पे कैदी रहते हैं। और जहाँ तक केतन की बात है, केतन पे आरोप था कि उसने 4 लोगों का बेरहमी से कत्ल किया है। लेकिन इन स्पाइट ऑफ दैट, वो जब अंदर घुसा था तब उसको ये महसूस हो रहा था कि यहाँ पे सिर्फ मैं एक कातिल नहीं हूँ, हज़ारों की तादाद में यहाँ पे कातिल है। मुझे हर किसी से यहाँ पे बच के रहना पड़ेगा। मेरे रातों की नींद बहुत ख़राब रहने वाली है, मुझे चौकन्ना रहना पड़ेगा, मुझे अपने आप को तैयार करना पड़ेगा यहाँ पे रहने के लिए। अब जो केतन था वो वहाँ की जो कैंटीन है उसके पास आ गया। वो लंच करने के लिए वहाँ पे खड़ा था एंड जब उसने देखा कि बहुत सारे लोग उसके आसपास आ गए। आसपास वो जो लोग थे उन्होंने उसको कहा कि यहाँ पे नया आया है तू, क्या किया है तूने? फिर उसने बोला कि 4 लोगों
का कत्ल किया हूँ मैंने, ये आरोप है मुझ पर। फिर उस ग्रुप में से एक बंदा निकला बाहर, केशव। उसने बोला ये तो पुलिस कह रही है ना, अदालत कह रही है, तू बता असलियत क्या है। फिर केतन ने कहा क्या फ़र्क पड़ता है, जो फैसला है वो तो जैसे कि ऑलरेडी सुना ही दिया है इन लोगों ने कि अगर सबूत नहीं मिलेंगे तो तुझे फांसी पे चढ़ा दिया जाएगा। मुझे उससे खौफ नहीं, कुछ भी मुझे डर नहीं लगता वो सबसे। फिर उसके बाद उस केशव ने कहा कि हमारे देश की न्यायपालिका बहुत धीमी है, आराम से सज़ा सुनाएंगे तुझे। यहाँ पे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो 10 साल 20 साल से यहीं पे है, जबकि उन्होंने खुद ने ये चीज़ एक्सेप्ट कर ली है, मान लिया कि हाँ हम लोग ने कत्ल किया, फिर भी उसको कभी फांसी पे चढ़ाया नहीं गया। आराम से देती है हमारी न्यायपालिका, तू आराम कर। बस एक बात याद रखना तिहाड़ जेल के बारे में कि यहाँ पे किसी पर भी भरोसा मत करना, चाहे कुछ भी हो जाए, भरोसा मत करना। यहाँ की जो कैदी है वो कभी भी तुझे अच्छे से जीने नहीं देंगे। यहाँ के जो कैदी है वो अकेले में रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो उससे चौकन्ने रहना, किसी से भी भरोसा मत करना, हम पर भी नहीं। हम लोग ने बाहर किसी पर भी रहम नहीं किया तो अंदर क्या करेंगे। फिर केतन ने कहा कि ऐसा क्यों, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होगा। फिर केशव ने कहा कि सिर्फ अकेला तू यहाँ पे कातिल नहीं है, हज़ारों के तादाद में यहाँ पे लोग कातिल हैं जिसने इतने बड़े बड़े गुनाह किए और यहाँ पे खुलेआम घूम रहे हैं और तू उन लोगों के बीच में रहेगा। फिर उसके बाद केतन ने कहा कि मुझसे भी यही उम्मीद रखना आप, मैं भी इन लोग से अलग नहीं हूँ, सेम हूँ, एक जैसा हूँ, आप लोगों के बीच का ही हूँ, आप लोगों की बराबरी का ही हूँ। फिर लंच हो जाने के बाद जो केतन था वो बाकी सारे कैदियों के साथ ग्राउंड में बैठा था, हंसी मजाक कर रहा था, लेकिन उसके साथ ही लोग ना उसको ये बता भी रहे थे कि तिहाड़ जेल के रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है, क्या करना है क्या नहीं करना है, कौन से सेल के पास घूमना है कौन से सेल के पास नहीं, कौन से जेल नंबर के पास रहना है कौन से नहीं, किससे बात करना है किससे नहीं, सारी चीज़ें। बातों बातों में सब लोग ने उसको पूछा कि वैसे तो कौन से जेल नंबर के कौन से सेल में रहता है। उसने बोला जेल नंबर 4, सेल नंबर 205। सबके सब शांत हो गए, शायद से उनको सेल का इतिहास पता था, उस जेल नंबर का इतिहास पता था। फिर उस वक्त ना एक पीछे से आवाज़ आई केशव की। उसने बोला तू डर रहा था ना कि तुझे फांसी पे चढ़ा देंगे, ये रही तेरी फांसी। जेल नंबर 4 में ऑलरेडी तेरी मौत खड़ी है, आज रात को ही ले लेगी तुझे। फिर उस वक्त केतन को ऐसा लग रहा था कि शायद से मुझे अंडरवर्ल्ड डॉन्स की धमकी दे रहा है ये। उसने कहा कि हाँ बहुत गुंडे देखे हैं मैंने, किसी से नहीं डरता हूँ मैं तुझे पहले ही बता चुका हूँ, किसी से नहीं डरता हूँ मैं। फिर उस ग्रुप में ही जहाँ पे वो बैठा था वहाँ पे एक बुजुर्ग आदमी भी बैठा था। उसने कहा कि बेटा इंसानों से एक बार तू रहम की भीख मांग सकता है, आत्माओं का क्या करेगा तू। बताया जाता है कई सालों से ये जो जेल था ये 1942 में बना था और तब से लेके अब तक 1940 से लेके अब तक एक ही चीज़ बताया जाता है कि जेल नंबर 4 हॉन्टेड है। वहाँ पे ऐसी बहुत सारी प्रेतात्माओं की हरकतें होती हैं जो कि वहाँ पे रहने वाले हर किसी को जीने नहीं देती। कोई भी कभी भी जेल नंबर 4 में कभी रहना ही नहीं चाहता, कभी भी नहीं रहना चाहता। अच्छा बताया जाता है कि हर रात को तुम्हारे सेल्स के पास जो भी जेल नंबर 4 में रहते हैं, कैदियों के जो भी 200 के आसपास में रहते हैं, उनके सेल के पास कोई ना कोई आत्मा आती है, वहाँ पे भटकती है, हर रात को वहाँ पे दस्तक देती है, जिससे वहाँ पे रहने वाला कोई भी उसको सह नहीं पाएगा। और जो भी चीज़ वहाँ पे भटकती है उसकी शक्ल इतनी डरावनी है कि कोई भी आधी रात में उसको झेल नहीं सकता, सह नहीं पाएगा, उसको वहीं पे दिल का दौरा भी पड़ सकता है। जेल नंबर 4 वाकई में बहुत ही ज़्यादा बुरी जगह है, श्रापित जगह है। फिर केतन ना थोड़ा सा सहम गया था। जेल नंबर 4 के पास वो अब तक नहीं गया, तो वो अपने जेल में गया ही नहीं था, पहली बार जाने वाला था। शाम के कुछ 5 बज रहे थे और 1993 के अराउंड जेल नंबर 4 कुछ अच्छे से डेवलप नहीं हुआ था, आज भी नहीं है इतना अच्छे से, लेकिन आज थोड़ा सा एटलीस्ट बेहतर है, थोड़ी लाइट आती है वहाँ पे। लेकिन जेल नंबर 4 1993 के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा डार्क हुआ करता था, एकदम पत्थरों से बना हुआ था, कोई रोशनी नहीं आती थी वहाँ पे, पूरा काला पिच ब्लैक होता था। शाम के 5 बजे उसने कदम रखा है जेल नंबर 4 में, तब से लेके सिर्फ अंधेरा था। वहाँ का जो हवलदार था जो कि जेलर जैसा था वो उसको लेके जा रहा था। जितने भी सारे सेल वो आसपास देख सकता था, हर कोई उसे देख के हंस रहा था, हर कोई उसे देख के ये बात कर रहा था। एक जेल के एक सेल के पास से वो जब गया तो उसने कहा कि देख एक और एक नया शिकार आ गया, ये भी उसी सेल के पास जा रहा है, ये बचेगा कल सुबह तक या फिर इसको भी निगल लेगा वो। ये सुन के जो केतन था वो और भी थोड़ा सा डर रहा था। वो बहुत स्ट्रांग था इंसान, लेकिन डर तो रहा था कि बाहर भी लोगों ने बताया अंदर की कहानियों के बारे में, और अभी यहाँ के जो लोग हैं वो भी यही कह रहे हैं इतना अंधेरा है यहाँ पे, मैं कैसे ज़िंदा रह पाऊँगा। हर जगह पे देख रहा है जो अंदर कैदी है, कोई हंस रहा है, कोई रो रहा है, कोई मजाक उड़ा रहा है इसका, ऐसी जगह पे ये ज़िंदा नहीं रह पाएगा, उसको ऐसा लग रहा था। फिर अपने सेल नंबर 205 के पास आया ये, और हवलदार ने खोल के उसको अंदर भेज दिया कि आप अभी अंदर जाइए। फिर उसके बाद वो अंदर गया, उसने देखा कि एक पत्थर का बेड बना हुआ है, उस पर उसने अपनी चादर या फिर जो मैट्रेस जैसा उसको दिया था
उसने वो डाला, वहाँ पे बस बैठ गया। उसने देखा कि उसके ठीक सामने एक पत्थर वाला बेड है और अंधेरे में उस बेड के ऊपर कोई तो लेटा हुआ है और अंधेरे में से ही अंदर से आवाज़ आई, नाम क्या है तेरा? केतन ने बोला, मेरा नाम केतन है। फिर उस इंसान ने कहा कि क्या किया है तूने? फिर केतन ने कहा, 4 लोगों का कत्ल किया, उसके आरोप में मुझे यहाँ पे भेजा है। आपका नाम क्या है? फिर उसने कहा, मेरा नाम जुनैद है। देखो किसी ने बताया नहीं क्या इस जेल के बारे में? कुछ तो बताया होगा। फिर उसने कहा कि हाँ यार, बहुत सारे लोगों ने बताया कि अंदर कोई तो भटकता है, कोई तो भूत है अंदर, ये सब बातें बताए। लेकिन ये हंसी मजाक वाली बात है, सिर्फ ऐसी कहानियाँ हैं कि क्या है यहाँ पे? कुछ मुझे समझ में नहीं आया, क्या है आप ही बताओ। जुनैद उठा एंड केतन के पास जाके बैठ गया। उसने कहा कि आधी रात में जब तुझे बस रोने की आवाज़ आए ना, उठना मत। जब तेरे को आधी रात में ऐसा लगे कि कोई तुझे बुला रहा है तो उसके पास जाना मत। जब आधी रात में तुझे कोई छूने की कोशिश करे तो घबराना मत। जब तुझे आधी रात में कोई दर्द पहुंचाए तो रोना मत। बस कुछ भी हो, आंखें खोलना मत। फिर उसके बाद केतन ने कहा, क्यों ये सब, क्यों ये सारी चीज़ें लोग मुझे कह रहे हैं? फिर जुनैद ने कहा कि मुझे बस यहाँ पे 3 दिन हुए हैं, जितना मुझे पता था मैंने उतना तुझे बता दिया। सिर्फ 3 दिन में इतना ही पता लगा पाया हूँ मैं, बाकी तेरी मर्जी। तुझे करना है कर, नहीं करना है मत कर, बस अपने दिमाग पर काबू रखना, उसे मत छोड़ना किसी भी हालत में। अब रात हो चुकी थी। जुनैद ने उसके लिए और अपने लिए खाना लाया और वो लाके सेल पर रख दिया। सेल पे रखा उसने एंड दोनों ने खा लिया अपना अपना खाना। एंड खाने के बाद केतन उठा, उसने अपना हाथ धोया, जुनैद ने हाथ धोया एंड दोनों आके अपने अपने बिस्तर पर बैठ गए। इसने कुछ भी नहीं कहा, जो केतन था उसने कुछ भी नहीं कहा। वो बस ये सब चीज़ों के बारे में सोच रहा था कि आज की रात कैसे गुजरने वाली है। अब इतना सब कुछ तो मुझे लोग ने कह दिया है, सेल पर ऐसा कौन आने वाला है दस्तक देने के लिए, क्या होने वाला है, मतलब कुछ ना कुछ तो होने वाला है, ये मुझे पता है। और ये सारी चीज़ें जुनैद को भी दिख रही थी कि ये डरा हुआ तो है। जुनैद ने कहा कि केतन जी सो जाइए, आधी रात में आंखें ना खोलना आप। फिर उसके बाद केतन भी सो गया। वो बस देख रहा था कि जुनैद सोया कि नहीं। वो भी किताब पढ़ के जुनैद सो गया अपने आप, उसकी आंखें बंद हो गई। अब कुछ देर बाद आधी रात को, कितने बज रहे थे वो तो नहीं पता, लेकिन आधी रात को केतन की आंखें खुली और वो जाके मटके से पानी निकाला उसने और वो पी रहा था। उसकी नजरें गई अंधेरे में उसके तरफ, जुनैद की तरफ। उसने देखा वहाँ पे तो वो है ही नहीं। इतने रात को जुनैद नहीं है, जबकि सारे सेलमेट्स अंदर ही रहेंगे। अब उसके बाद क्या हुआ, उसका ना थोड़ा सा सर चकरा रहा था और अभी केतन गया, वो जो जेल की सलाखें होती है वो उसको पकड़ के ऐसा आसपास देख रहा था कि कहाँ गया जुनैद। उसने 1-2 बार आवाज़ भी लगाया, जुनैद जुनैद, आवाज़ नहीं दे रहा था वो। उसके बाद सीन कुछ ऐसा हुआ कि अब ना उसने उस सलाखों को थोड़ा हिलाने की कोशिश करी और देखा कि ये तो जो दरवाज़ा था वो खुला है, बाहर से ताला खुला है, ये कैसे हो सकता है। उसका सर और भारी होने लग गया। उसको शायद से पता नहीं क्या हो रहा था उसको, अचानक से इस रात को उसका सर एकदम भारी हो रहा है और अभी उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही है। वो किसी को कह भी नहीं सकता इस बारे में, जुनैद को भी नहीं कह सकता क्योंकि वो है ही नहीं अभी सेल में। हर एक चीज़ उसके दिमाग में चल रही है, रोना मत, किसी से बात नहीं करना, सेल से बाहर नहीं जाना, आंखें ना खोलना, कुछ भी ना करना। ऊपर से उसकी हेल्थ भी खराब हो रही है, अब वो क्या करे। लेकिन उसके दिमाग में आया कि जान है तो जहान है। वो उठा और भागते हुए निकला सेल से और वो बाहर गया, कॉरिडोर से भागते चिल्लाते हुए बाहर जा रहे कि मुझे कुछ तो हो रहा है, मुझे कुछ तो हो रहा है। और बाहर एक हवलदार बैठा हुआ था, एक जेलर। उसको जाके उसने कहा कि मुझे कुछ तो हो रहा है, वो मुझे मार डालेगा। हवलदार ने कहा, कौन मार डालेगा तुझे? फिर उसके बाद केतन ने बोला, मुझे नहीं पता कौन, लेकिन वो मुझे मार डालेगा। फिर हवलदार ने कहा, तू जुनैद के साथ रहता ना, उसने किया क्या कुछ? फिर केतन ने कहा कि वो तो सेल में है ही नहीं, वो अंदर है ही नहीं, वो क्या करेगा मुझे, और ऊपर से डोर भी खुला था दरवाज़ा, तो मैं बाहर आ गया भागते हुए। फिर वो जो हवलदार था वो उसने बोला कि रुक मैं जाके देख के आता हूँ। वो गया सेल के पास एंड बोला कि जुनैद तो यहीं पे लेटा हुआ है, सोया हुआ है। उसने 2-3 बार आवाज़ दी जुनैद को, जुनैद तो अभी यहाँ से कहीं पे गया था क्या? फिर वो उठा और बोला कि सर दरवाज़ा तो लॉक है, मैं कैसे जाऊँगा कहीं पे बाहर। फिर उसके बाद उस हवलदार ने वो चाबी से खोला एंड उसको अंदर भेजा केतन को, और उसने बोला तेरे पास चाबी कहाँ से आई, तूने इसको दरवाजे को खोला कैसे? फिर उस हवलदार को शायद से ऐसा दिमाग में आया कि शायद से हो सकता है कि शाम को मैंने ही इसको लॉक नहीं किया होगा, इसके लिए दरवाज़ा खुला छोड़ दिया रहेगा मैंने, हो सकता है। उसके बाद जुनैद ने पूछा कि ये सब कुछ क्या हुआ तेरे साथ? फिर उसने बताया, अरे मैं तुझे ढूंढ रहा था, तू मिल ही नहीं रहा था मुझे यहाँ पे, पता नहीं यार तू कहाँ चला गया था। और ऊपर से तूने वो सारी बातें मुझे बताई थी कि यहाँ पे मुझे एकदम चौकन ना रहना है, आंखें नहीं खोलना है, कुछ नहीं करना है। फिर जुनैद ने कहा, फिर भी तूने आंखें खोली ना,
तूने आंखें कैसे खोली, ये तुझे नहीं करना चाहिए था। फिर जुनैद ने कहा अभी के लिए जाके सो जा। फिर केतन गया और जाके सो गया। एंड गाइस अभी सुबह हो जाती है एंड सुबह होने के बाद जुनैद आता है और केतन को उठाता है कि उठ जा, अभी वो चाय पीने के लिए सबको बाहर बुलाया, तो फिर चाय जाके हम लोग पी के आते हैं और अगर रोटी वगैरह रहेगी तो वो भी खा लेंगे, चल जल्दी। फिर वो उठ के बाहर गया एंड वापस से वो उतना ही डिजी फील कर रहा था, एकदम उसका सर घूमे जा रहा है। वो बाहर गया, खड़ा हो गया। फिर उसके बाद ना वहाँ से चलते हुए केशव आया कैंटीन के पास। उसने बोला कि और भाई दिख गया रात को भूत, हो गई तेरी शुरुआत अच्छे से। मैंने सुना है कि सेल में कोई तो चिल्ला चिल्ला के भाग रहा था। फिर उसके बाद केतन ने उसको एकदम ऐसे तिरछी नज़र से देखा है, उसको बोला जा यार, मैं अभी मजाक के मूड में नहीं हूँ बिल्कुल भी, मेरे साथ मजाक मत करना प्लीज़। फिर उसके बाद जुनैद वो जो चाय लेने गया था वो अभी चाय लेके आ गया एंड अभी केशव भी वहाँ पे खड़ा था, लेकिन केशव चला गया इसको देखकर, जुनैद को देखकर। जुनैद ने चाय दिया केतन को, केतन ने पी लिया, लेकिन फिर भी उसको ना बहुत ज़्यादा एकदम डिजीनेस फील हो रहा था, एकदम डिजीनेस। एंड अभी उसने कहा कि जुनैद मैं ना जाता हूँ सेल में जाके सो जाता हूँ, शायद से मेरी तबीयत ठीक नहीं है, कल की रात बहुत भारी गई है मेरी, मैं जाके सो जाता हूँ। जुनैद ने बोला हाँ ठीक है जा सो जा। सेल पूरा खाली था जब वो अंदर गया था। सेल मतलब पूरा जेल, सबके सब चाय पीने के लिए बाहर गए हुए थे, सारे के सारे ऑफकोर्स जो कैदी रहते उनको उठना ही पड़ता है वहाँ का बेल सुनने के बाद। ये गया अपने सेल में और जाके सो गया। कुछ देर बाद केतन की आंखें खुलती हैं, रात हो चुकी थी। वो एकदम शॉकली उठा कि मैं अभी अभी तो सोया था यार, रात कैसे हो गई। और बाजू में उसने देखा कि जुनैद भी सोया हुआ है। उसने बोला ये कैसे हो सकता है, ये हो ही नहीं सकता। वो गया और उसने जुनैद को जोर जोर का उठाया। उसने बोला जुनैद अभी मैं कितने देर से सो रहा हूँ, मैं तो सुबह बस चाय पीने के बाद आया यहाँ पे और आके सो गया और अभी रात भी हो गई, ऐसा क्या हो गया मुझे। जुनैद ने कहा कि तू क्या बोल रहा है यार, 10-15 मिनट पहले तो हम लोग ने रात का खाना खाया और हम लोग सोए हैं, आज ही तो आया है तू, पहली रात तू ये सब कुछ कर रहा है। मैं तुझे बोला था ना रात को मुझे प्लीज़ जगाना नहीं, यहाँ की जो कहानियाँ ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, रात को जाग मत, तू जाके सो जा। 10-15 मिनट हुआ है यार तुझे सोकर। अभी केतन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गया था कि ये सब कुछ क्या हो रहा है मेरे साथ, अभी तो मैंने जुनैद तेरे साथ चाय पी थी। जुनैद ने कुछ भी नहीं कहा, वो एकदम करवट लिया और सो गया। उसने बोला क्या बोल रहा है, पागल हो गया है। ये गया और अपने बिस्तर पे जाके बैठ गया। बोला ये सब कुछ हुआ, ऐसा हुआ वैसा, वो अपने आप से बात किए जा रहा है। फिर उसके बाद उसने ना थोड़े देर के लिए जेल के बाहर देखा, एक आदमी खड़ा था वहाँ पे, उसका चेहरा पूरी तरीके से जला हुआ था, बहुत बुरी तरीके की आवाज़ निकाल रहा था, शायद से चीख रहा था, रो रहा था वो, और इसके तरफ देख रहा था जैसे कि वो केतन को बुलाना चाहता है उसके पास। और ऐसा लग रहा था कि वो इंसान भूखा है, खाने के लिए बस इंतज़ार कर रहा है किसी को। केतन उसको देख के एकदम जोर जोर का चिल्लाने लग गया, वो अपने कंबल के अंदर घुस गया। और उसके बाद जुनैद आया, उसके बाद उसको ऐसा जोर जोर का हिलाया। उसने बोला भाई क्या हो रहा है तुझे, क्यों चिल्ला रहा है इतना। उसने बोला देख वहाँ पे कोई तो खड़ा है। जुनैद ने वहाँ पे देखा, वहाँ पे कोई भी नहीं था। उसने बोला कौन खड़ा है उधर, देख उधर। फिर उसके बाद केतन ने देखा तो उधर कोई भी नहीं था। केतन ने बोला भाई मुझे कुछ तो हो रहा है यार, कुछ तो सही नहीं है यहाँ पे। फिर उसके बाद जुनैद ने कहा भाई तू कुछ तो अजीब सा ही कर रहा है, प्लीज़ मुझे सोने दे। ये रात भर 10 बार हुआ, 10 बार। हर वक्त वो जुनैद के पास जाके कुछ बोलता था कि भाई मैं सोया कैसे यार, रात कैसे हो गई, हम लोग तो अभी ये कर रहे थे, हम लोग तो अभी वो कर रहे थे। और जुनैद उसको पलट के यही कह देता था खाना खा के हमें सिर्फ 10 मिनट हुआ है, 20 मिनट हुआ है या 30 मिनट हुआ है। रात भर चलता रहा ये सिलसिला, रात भर। केतन कभी चीख रहा है, कभी चिल्ला रहा है, कभी जोर जोर का हंस रहा है। केतन पागल हो गया था उस रात को, पागल। जुनैद ये सब कुछ रात भर देख रहा था होते हुए, चीखना चिल्लाना सब कुछ। अब जुनैद एकदम गहरी नींद में चला गया है। सुबह सुबह उसकी आंखें उठी, खुली, ऐसा उसने बस ऐसा उस तरफ देखा है ना, उसने देखा कि हवलदार आए हैं केतन की लाश को लेकर जाने के लिए, और उसने बिल्कुल भी भाव नहीं दिया इस चीज़ को। वापस से उसने करवट लिया और वो सो गया। कुछ अलग नहीं लग रहा आपको यहाँ पे? जस्ट अभी अभी किसी की मौत हुई है और जुनैद ऐसी हरकत कर रहा है, ऐसी एक्टिंग कर रहा है जैसे कि उसको पता ही था ये तो होना ही था। अब आप सोच रहे होगे यहाँ पे हॉरर क्या है भाई, यहाँ पे हुआ क्या, ये सब कुछ क्या हो रहा है उसके साथ, जबकि कुछ हुआ ही नहीं था उससे पहले या उसके बाद। क्या है ये सीन, क्या है इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन? तो उसका एक्सप्लेनेशन कुछ ऐसा है। जुनैद वो एक ऐसा कैदी था जिस पर आरोप था उसके पूरे परिवार वाले को मारने का। वो अपने परिवार वालों के साथ रहता था, लेकिन बताया जाता था कि जुनैद को डीप आइसोलेशंस में रहने की आदत थी। वो एक मरीज था, शिज़ॉइड
पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का। शिज़ॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर एक ऐसा डिसऑर्डर होता है जहाँ पे एक इंसान को डीप या तो एकदम डार्क आइसोलेशन में उसको रहना है, उसको ह्यूमंस के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं रखना है, बस उसको अकेले में रहना है। जैसे आप इंट्रोवर्ट कहते हो कि इंट्रोवर्ट एक इंसान होता है जो बाहर की दुनिया से ज़्यादा इंटरेक्शन नहीं करना चाहता, ये उसका नेक्स्ट अल्ट्रा लेवल है, जहाँ पे एक इंसान ऐसी ऐसी हरकतें करता है, लोगों को मारने की भी कोशिश करता है अपने इस शिज़ॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के तहत। इसे SPD भी कहा जाता है। ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े क्रिमिनल्स रहे हैं, जैसे कि टेड जेलेंस्की, उन्होंने बहुत सारे लोगों की हत्या करी थी, बहुत सारे लोगों की। और उसके बाद आता है इसाई सगावा। इन सब ने आइसोलेशंस के वजह से लोगों को मारना चालू कर दिया था कि नहीं, मुझे नहीं रहना है तुम्हारे साथ, तो मैं मार दूंगा। लेकिन ये जो क्रिमिनल्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा शार्प माइंडेड होते हैं, कैलकुलेटिव वे में ये लोगों की हत्या करने का सोचते हैं। और वहीं पे जुनैद ने एक ऐसा फॉर्म चूज़ किया यहाँ पे केतन को मारने का, जो कि कोई सोच भी नहीं सकता था। एंड गाइस, जो जुनैद था वो भी काफ़ी एक शार्प माइंडेड टाइप का क्रिमिनल हुआ करता था, जिसका पहले भी पास्ट में ऐसे हुआ है। जो उसने कहा था केतन को कि मुझे आके सिर्फ 3 दिन हुआ है, मुझे बस इतना ही पता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो वहाँ पे सालों से था। उस पर बहुत पुराना आरोप था ये चीज़ का। एंड उसने केतन के लिए भी एक ऐसी सज़ा चूज़ करी थी, एक ऐसी मौत चूज़ करी थी जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल थी। और उसने यूज़ किया था DMT ड्रग का। DMT एक ऐसा ड्रग है जो कि बहुत ही ज़्यादा हाईएस्ट लेवल का ड्रग होता है, जो कि दिल्ली में बहुत रेयरली मिलता है, लेकिन उसके हाथ में वो लग गया था किसी ना किसी से थोड़ा बहुत। एंड जब पहली रात को वो उसको खाना लेके आ रहा था उसके लिए, उस वक्त उसने उस खाने में उस DMT ड्रग को मिला दिया था। DMT ड्रग क्या करता है मैं आपको बताता हूँ। ये भी LSD जैसा ही होता है, लेकिन ऑन दी अनदर लेवल ये काम करता है। वक्त का आपको अंदाज़ा ही नहीं रहेगा कि वक्त कितना बीत चुका है। ये जो DMT ड्रग है ये काम करता है 35 से 40 मिनट्स तक, लेकिन आपको लगेगा कि 2-3 दिन बीत चुके हैं यहाँ पे, आपको ऐसा लगेगा जो भी रहेगा। फिर उसके बाद उसको हेल्यूसिनेशन हो गए, उसको घोस्टली फिगर्स दिखेंगे, अलग अलग चीज़ें दिखेगी। उसको जो पास्ट में उसको बातें पता चली है, PTSD यहाँ पे ट्रिगर कर सकता है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे ट्रिगर करता है। ऐसा ये ड्रग काम करेगा, आपके ब्रेन को ट्विस्ट एंड टर्न करेगा और एट द एंड ऑफ द डे आप पागल हो जाओगे। गाइस, इसका अनदर एक्सप्लेनेशन ऐसा है कि सबसे पहले वहाँ की जो भूतिया कहानी थी वो तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फेमस है। भूतों का कोई ऐसा भरोसा नहीं होता है कि वो है या नहीं है, इट्स अ डिबेटेबल टॉपिक ऐसा देखा जाए तो। बाहर केतन ने सबसे पहले भूतों की कहानियाँ सुनी, वो डर गया, अंदर आया। जब उसने जुनैद को बताया कि ये सारी बातें बाहर उसको पता चली है, तो फिर जुनैद को भी हिम्मत मिल गई कि वो इसी कहानी का फ़ायदा उठाए और इसको अपने भरोसे में ले ले, कि मैं जो बोल रहा हूँ उस पर भरोसा करेगा, रात भर ये अपनी आंखें नहीं खोलेगा, डरता रहेगा मुझसे। वही चीज़ हुई। एंड उसी के आड़ में खाने में उसने DMT को मिला के दे दिया। ये सब चीज़ें होती गई उसके साथ रात भर, और उसको कुछ बिलीव नहीं हुआ किसी चीज़ पे, या फिर अनबिलीवेबल लग रहा था कन्फ्यूजन के वजह से, बहुत सारे ड्रग के ओवरडोज के वजह से भी उसकी मौत हो गई, वो जी नहीं पाया। गाइस, अंत में ना मैं आपसे बस इतना कहना चाहता हूँ कि इंसानों से बड़ा डर कोई भी नहीं होता। भूत एक डिबेटेबल टॉपिक है, जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया। कहानियाँ सुनने में अच्छी लगती है, वो है या नहीं है वो तो आपके चांसेस पे डिपेंड करता है कि आप उस जगह पे मौजूद हो या नहीं हो, क्या है, आप क्या कब्रिस्तान में हो, क्या आप किसी ऐसे अनप्योर जगह पे हो, क्या आप किसी जिन्नात के इलाके पर हो। लेकिन इंसान हर जगह पे मौजूद है, आपके इर्द गिर्द भी होगे, आपके अगले कमरे में होगे, शायद से आप अभी किसी इंसान के साथ बैठ के वाला वीडियो देख रहे होगे। इंसान हर जगह पे है, याद रखिए। जेल में किसी भूतों को दाखिल नहीं किया जाता, इंसानों को दाखिल किया जाता है, क्योंकि वो उन पे ही वो मुकदमा चलता है, उन पे ही वो फैसला होता है कि हाँ इसने दूसरे इंसान का कत्ल किया है। तो सोचिए कि इंसान कितना खतरनाक हो सकता है। उनसे बच के रहिए, उनसे भी बच के रहिए देखा जाए तो। एंड गाइस, इसी के साथ मैं एंड करना चाहूँगा मेरी टॉप 5 मोस्ट मिस्टीरियस एंड डेंजरस साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर के इस सीरीज़ को। ये जो शिज़ॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है, ये मुझे ऐसा लगता है कि ये सबसे ज़्यादा खतरनाक हो सकता है कि आप एक दूसरे ह्यूमन से इंटरेक्ट ही नहीं करना चाहोगे। इंटरेक्शन की वजह से आप उसको मौत के घाट में उतार दोगे, और ये आपको किसी के चेहरे से पता नहीं चलेगा कि उसको ये डिसऑर्डर है। ये किसी को भी हो सकता है। चौकन्ने रहिए इंसानों से। शुक्रिया। हमारे देश में ना राजस्थान एक ऐसी जगह है जहाँ पे जो कहानियाँ हैं वो इतनी सारी है कि मतलब गिनते गिनते पूरी रात निकल जाएगी। हम भानगढ़ की बात कर सकते हैं, कुलधारा की बात कर सकते हैं। अगर आपको भूत प्रेत मिलेंगे तो भी आपको राजस्थान में ही मिलेंगे। अगर आपको भूत प्रेत से छुटकारा चाहिए तो भी आपको मेहंदीपुर बालाजी टेम्पल राजस्थान में जो है आपको वहीं जाना पड़ेगा। मतलब हर एक चीज़ वहीं पे होने वाली है, और आज की कहानी भी वहीं की है। ये एक शादी की कहानी है।
यहाँ पे दुल्हा दुल्हन का कोई भी लेना देना नहीं है। इट्स अ वेरी हैप्पी एनवायरनमेंट। बताया जाता है कि कुछ सालों पहले वहाँ पे एक बहुत अच्छी खासी बड़ी शादी हो रही थी जयपुर राजस्थान में। एंड अमेरिका में एक लड़का रहा करता था जिसका नाम था आर्यन। एंड वो अपने दोस्त के शादी में उसको आना था और वहाँ पे ये पूरी दुर्घटना घटी। ये एक ऐसी घटना है, ये एक ऐसी हॉरर स्टोरी है जो आपको सुनने में बड़ा मजा आएगा। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ मूवी कि ये सारी चीज़ें उसके साथ हुई है। जेन्युइनली बड़ा मजा आएगा। लेकिन ये वीडियो शुरू करने से पहले ऐसे ही और हॉरर, मिस्टीरियस एंड हिस्टोरिकल वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। एंड गाइस, अगर आपको वीडियो अब तक पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करो। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जब आप लोग लाइक करते हो। एंड गाइस, सब्सक्राइब भी कर लीजिए। हम लोग बहुत ज़्यादा करीब है 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स के। ऑफ कोर्स प्लीज़ ज़रा थोड़ी सी मदद हो जाएगी, सपोर्ट कर दो अपने भाई को। एंड गाइस, एक बात, अगर आप दिवाली के अराउंड ये वाला वीडियो देख रहे हो तो हैप्पी दिवाली। अब ये कहानी शुरू होती है। अब ये वाली कहानी शुरू होती है अमेरिका में, जब आर्यन जस्ट अपने काम से वापस आ रहा था एंड उसको उसके दोस्त का कॉल आया जिसका नाम था राहुल। ये सब बचपन के दोस्त हैं जो कि अभी शादी में मिलने वाले हैं। राहुल का उसको कॉल आया, उसने बोला भाई मेरी बस अभी कुछ दिनों में शादी है एंड जैसे तुझे पता है मैं तुझे फ्लाइट टिकट वगैरह सब कुछ भिजवा दिया हूँ, तो जल्दी से पहुँच जा इंडिया में। राजस्थान जयपुर का एक बहुत बड़ा पैलेस हम लोगों ने बुक किया है ओनली फॉर दिस वेडिंग, तो जल्दी से आ जा, अपने पेरेंट्स को भी लेके आना। लेकिन उसके जो पेरेंट्स थे वो उस समय वहाँ पे थे नहीं अमेरिका में, वो किसी और कंट्री में गए हुए थे, सो वो लोग नहीं आए। लेकिन आर्यन निकल पड़ा था एयरपोर्ट के लिए। जाते जाते सारी उसने शॉपिंग करी, सब कुछ फुल सेट था क्योंकि उसको 3-4 दिन के लिए वहाँ पे रहना था। वहाँ पे उसको संगीत के लिए रहना है, मेहंदी के लिए रहना है, शादी के लिए रहना है, उसको रिसेप्शन के लिए रहना है, हर एक चीज़ के लिए फुल सेट होके गया था वो। लेकिन उसको पता नहीं था कि राजस्थान में जाने के बाद ये जो कहानी है एक अलग ही मोड़ लेने वाली है। अब फाइनली आर्यन एयरपोर्ट पे इंडिया में लैंड करता है। लैंड करने के बाद उसके सारे दोस्त आए थे उसको पिकअप करने के लिए। राज उसका बचपन का दोस्त, राहुल उसका बचपन का दोस्त और गीता वो भी उसकी बचपन की दोस्त। सब लोग एक साथ एक ही स्कूल में पढ़ा करते थे, एक ही कॉलेज में गए थे। और उसके बाद राज चला गया, ऑस्ट्रेलिया चला गया। फिर जो राहुल था वो लंदन में रहा करता था, जो गीता थी वो राजस्थान में ही रहा करती थी, लेकिन बहुत बड़ी इंटीरियर डेकोरेटर थी। मतलब एवरीवन वाज रिच, दैट्स व्हाई ये सारी चीज़ें एकदम ऐसा लगता है कि अमीरों के बीच में कभी भी हॉरर स्टोरीज नहीं होती है, लेकिन यहाँ पे हो रही है, इनके इर्द गिर्द ही हो रही है। आपको पता चलेगा कैसे। अभी सब लोग उस जयपुर के बड़े से पैलेस में आ गए थे। पैलेस बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। आर्यन बहुत ज़्यादा एकदम मैस्मराइज्ड हो गया था कि मैं अगर शादी कर रहा हूँ तो मैं भी ऐसे ही करूँगा, जयपुर या फिर उदयपुर के आसपास ही करूँगा, बिकॉज इट्स रियली वेरी ब्यूटीफुल। अभी उसके बाद ना सब लोग थक गए थे, दोपहर में जाके सब लोग सो गए। सुबह लैंड किया था वो, क्योंकि दोपहर में सो गया। शाम को कुछ संगीत की सेरेमनी हुई और रात को सब लोग शांति से बैठे हुए थे। राज, राहुल, आर्यन और गीता बैठ के बस बातें कर रहे थे कि बहुत बोर हो रहा है यार, अभी सब कुछ हो गया, ख़त्म हो गया, बहुत थक भी गए, लेकिन दोपहर में हम लोग सो गए थे यार, तो अभी रात भर नींद भी नहीं आ रही है। तो वहीं पे ना गीता ने कहा कि गाइस तुम लोग एक चीज़ याद है, स्कूल में हम लोग ने इतने साल बिताए, लेकिन 10 साल से सिर्फ एक चीज़ से हम लोग को खौफ आया करता था कि हमारे स्कूल के ठीक पीछे जो पुराना स्कूल है जो कि जल गया था एक बार, वहाँ पे कोई भी नहीं जाता था। फिर आर्यन ने कहा कि हाँ यार बहुत पुराना स्कूल है वो, लाइक जल चुका है, कोई भी नहीं जाता। अभी कोई जाता है कि नहीं जाता है उधर, या फिर कुछ बना है कि नहीं। तो गीता ने कहा कि हम जब से थे तब से लेके अब तक 30 साल हो चुके हैं जब से वो चीज़ जली थी, आज तक किसी ने उसका दरवाज़ा तक नहीं खोला। कोई तो ऐसा कहता है कि वहाँ पे कोई तो थी एक टीचर जो कि अकेली थी वहाँ पे, जो वहाँ पे जल के मर गई थी। तब से ऐसा बताया जाता है कि जो भी वहाँ से गुजरता है ऐसा लगता है अंदर से कोई तो दरवाज़ा ज़ोर का खींचने की कोशिश कर रहा है, ज़ोर का खींचने की कोशिश कर रहा है, चिल्ला रहा है कि दरवाज़ा प्लीज़ खोल दो, मुझे बाहर आने दो, मैं 30 साल से अंदर हूँ, मुझे बाहर आना है। लेकिन कभी भी कोई वहाँ से गुजरता नहीं। वहीं पे आर्यन ने टोक दिया गीता को और कहा कि क्या गीता, हम लोग ने इतना सब कुछ अचीव कर लिया, तू इतनी बड़ी इंटीरियर डेकोरेटर है यहाँ पे, इतनी बड़ी कंपनी की मालकिन है तू, लेकिन फिर भी ये सब चीज़ों में बिलीव करती है। हमारे अमेरिका में तो बिल्कुल भी नहीं मानते इन सब चीज़ों के बारे में। उसने कहा कि ये सारी चीज़ें सिर्फ मूवीज़ में अच्छी लगती है, हॉलीवुड में अच्छी लगती है कि कॉन्जरिंग में घर है, ये सारी चीज़ें हो रही है, लेकिन ये सारी चीज़ें हकीकत में तो नहीं होती है। फिर उसके बाद गीता और राज दोनों ने कहा कि देख भाई ये सब झूठा नहीं है। हमारे ही क्लास में एक लड़का कुणाल पढ़ा करता था, तुझे भी बहुत अच्छे से याद है, वो आखिरी शख्स था जो आज से 15 साल पहले जब हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे थे उस समय वो उस घर के आसपास घूमता रहता था, वहीं पे जाता था वो। आज वो पागल हो चुका है,
वो हर जगह बस ऐसे ही घूमता रहता है, ऐसा भी नहीं कि वो शराबी है, वो बस हर जगह ऐसे ही घूमता रहता है, उसी घर के आसपास घूमता रहता है बस वो। और उसका कारण क्या था? वो बस ये बोलता था कि उस घर के अंदर मैंने किसी को तो देखा था, उस घर के अंदर मैंने किसी ऐसी चीज को देखा था कि जो ना जिंदा लग रही थी ना मुर्दा लग रही थी, लेकिन इस दुनिया की भी नहीं लग रही थी। आज भी तुझे कहीं पे भी वो भटकता हुआ दिख सकता है, उसको देख। तू अगर वहां पे जाने की कोशिश करेगा तो कुनाल में तुझे अपना आने वाला कल दिखाई देगा। ये चीज बिल्कुल भी मजाक वाली नहीं है। राज ने भी कहा कि तू अमेरिका में रहता है तो क्या हुआ, मैं भी लंदन में रहता हूँ। हमारे यहाँ पे भी ये सब चीज़ों पे विश्वास नहीं रखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे भारत देश में ही बताया जाता है भूतों के बारे में, दुनिया भर में हर जगह पे बातें करी जाती हैं इनकी। और यूली बात शायद से सच्ची भी है आर्यन, इसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए तुझे बिल्कुल भी। फिर आर्यन ने बोला चलो ठीक है, मैं नहीं मानता वैसे तो इन बातों को, लेकिन तुमको नहीं लगता कि बहुत टाइम हो गया है? शायद से 15 साल बीत चुके हैं, हम लोग अपने स्कूल के पास नहीं गए। और मैंने सुना है अभी हमारा स्कूल भी ऑलमोस्ट बंद होने वाला है, वहाँ पे कोई जाता नहीं है, इस गांव में ही कोई नहीं आता। और हमारा स्कूल शायद से कुछ हमारे पैलेस से आधे घंटे की दूरी पे ही है। गांव बहुत ज़्यादा नज़दीक है, जाके आते हैं ना, मज़ा आएगा। और लगे हाथ उस अबैंडन सा खंडर घर में भी जाके आते हैं, देखते हैं कौन है जो अंदर से दरवाज़ा पीटता है, देखते हैं। फिर उसके बाद गीता और राज ने कहा कि नहीं भाई, उस खंडर में जाने की हमारे में हिम्मत नहीं है, हमको नहीं जाना चाहिए वहाँ पे बिल्कुल भी। उसके बाद आर्यन ने कहा चलो यार, एक ज़माने में वो भी तो स्कूल हुआ करता था, आज खंडर है तो क्या हुआ, कुछ ना कुछ तो होगा वहाँ पे देखने लायक। वैसे भी हम लोग बचपन से कभी वहाँ पे गए नहीं है, कोई हमें जाने नहीं देता था। लगे हाथ सारे मिथ भी क्लियर हो जाएंगे कि क्या अफवाह है और क्या सच्चाई। अगर सच्चाई निकली तो हमारे लिए कोई ना कोई एक्सपीरियंस ही होगा यार, निकलते हैं। फिर उसमें से राहुल ने कहा कि हाँ यार, मेरी शादी है यार अभी 2 दिन में, और तुम लोग ये सब कुछ बात करो, मुझे जिंदा वापस आना है। फिर उसके बाद गीता, सब लोगों ने बोला कि चलो ठीक है, अभी इतनी बात हो ही रही है तो जाके आते हैं। फिर उस वक्त राहुल ने अपनी SUV गाड़ी निकाली, उसकी गाड़ी थी अच्छी खासी, ताकि सब लोग अंदर फिट आ सके। एंड सब लोग आ गए अंदर और वो लोग निकल पड़े वहाँ पे जाने के लिए। उसके बाद ये सारे लोग फाइनली उस स्कूल के सामने पहुँचते जो उनका ओरिजिनल स्कूल था। वहाँ पे वो लोग आए, वो लोग निकले गाड़ी में से, एंड वो लोग देख रहे थे उनके स्कूल को। सारी पुरानी यादें आ रही थी उनको कि यार यहाँ पे हम लोग खेला करते थे, ये दरवाज़ा है, ये यहाँ पे स्कूल की घंटी है, ये वॉशरूम था। अभी कुछ भी नहीं बदला है यहाँ पे, कुछ भी नहीं। और एकदम अंधेरा था वहाँ पे उस समय, लाइक रात के कुछ 12 साढ़े 12 बज रहे थे। ये लोग एकदम थके हुए थे, लेकिन फिर भी दोपहर में सो चुके थे, इसलिए उनको नींद भी नहीं आ रही थी। सो दे वर लाइक चलो अभी स्कूल भी एकदम खुला सा लग रहा है, जाके अंदर देख के आते हैं। ये लोग गए स्कूल के अंदर, सारे बेंचेस वैसे ही थे। वो बता रहे थे कि देख यहाँ पे ये मार्क मैंने किया था, हर एक चीज़ एकदम, सारी चीज़ एकदम प्रॉपर थी। फिर उस समय गीता ने एक किसी और क्लासरूम से आवाज़ लगाई कि गाइज यहाँ पे आके देखो। जैसे ही सब लोग वहाँ पे गए, विंडो से वही खंडर दिखाई दे रहा था। ऐसा दिखाई दे रहा था जैसे कि सालों में ये भी नहीं बदला है, बस और भी ज़्यादा खौफनाक दिख रहा है। यहाँ पे जो आर्यन था, सब उसके तरफ देख रहे थे और उसको पूछ रहे थे कि हिम्मत है इसके पास जाने की। आर्यन ने कहा शायद से सिर्फ मुझ में ही है यहाँ पे हिम्मत वहाँ पे जाने की, तुम लोग ही हो जिसको दूसरे ख्याल आ रहे हैं कि शायद यहाँ से वापस लौट जाए। मैं लिख के देता हूँ कि मैं इस घर के अंदर भी जा सकता हूँ। यहाँ पे जो राज था वो भी बहुत ज़्यादा एकदम स्मार्ट था, थोड़ा चुलबुला था। उसने बोला चल तू करके दिखा, मैं तेरे को 5,000 रुपये देता हूँ। अब सब लोग, राहुल, राज, आर्यन और गीता, उस स्कूल के पीछे से एक पतली सी गली जा रही थी एक जंगल की तरफ, जहाँ पे वो खंडर दिखाई दे रहा था। वो लोग वहाँ जा पहुँचे, कुछ खास दिखाई नहीं दे रहा था। एंड उस वक्त सब लोग आर्यन को भी देख रहे थे कि अब आर्यन क्या करेगा। आर्यन ने कहा कि गाइस बस एक ऐसा घर है, ये एक घर जैसा ही तो दिख रहा है, ये स्कूल है क्या फ़र्क नहीं पड़ता, अंदर कौन मरा कौन नहीं मरा ये फ़र्क नहीं पड़ता। साइंस के हिसाब से सोचो यार, जो मुर्दा रहेगा अंदर वो भी जल के ख़त्म हो चुका रहेगा, राख हो गया रहेगा, वो थोड़ी कोई ज़ॉम्बी की आके मुझे आके पकड़ लेगा, ऐसा कुछ नहीं है गाइस। फिर जो राज था उसने तो वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन कर ली थी। वो बोला था ठीक है भाई जा, अगर तेरे में इतनी हिम्मत है तो जा 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 अंदर जा। प्यारे ने कहा हाँ बिल्कुल, मैं थोड़ी डरता हूँ तुम लोग की तरह। राज को भी थोड़ा गुस्सा आ गया कि अरे नहीं, ये हमको भी ताना मार रहा है यार। आर्यन चलते चलते उस घर के पास गया, उस स्कूल के पास, यानी उस दरवाजे को खोला। सिंगल सी ऐसी खड़ी सी लगी हुई थी और इतना ज़्यादा रस्टी था वो कि उसके हाथ लगाने से वो नीचे गिर चुकी थी, क्योंकि दरवाज़ा भी लकड़े का था। जैसे ही वो दरवाज़ा खोला, उसने देखा एक अंदर से ना एक अलग ही बू आ रही थी, गंदी बास, जैसे कि कोई जानवर मरा हो अंदर, या फिर कोई ना कोई चीज़ तो अंदर मरी हो। सब देख सकता था कि अंदर हर एक दीवार में लाइक जैसे आग लग जाती है तो कैसे एकदम स्मोकी सा हो जाता है, बर्न्स
दिखने लग जाते हैं, लकड़े जले हुए थे, दीवारें जली हुई थी, सब ऐसे दिखाई दे रहा था। अब अचानक से उसको ऐसा लगा कि उस घर के अंदर से, उस स्कूल के अंदर से किसी ने तो आर्यन करके उसको बुलाया। वो अंदर झांकने के लिए गया, उसी वक्त पीछे से राहुल ने जोर का चिल्लाया, आर्यन यार वापस आ जाए यार, परसों मेरी शादी है, तुझे भी पता है, वापस आ जाए यार, प्लीज़ प्लीज़ वापस आ जाए, ये मैं बिल्कुल नहीं झेल सकता, यहाँ से मुझे जिंदा लौटना, और तुम सब लोग मुझे यहाँ पे जिंदा चाहिए यार, मत करो ये सब। मैंने भी बहुत सुना है स्कूल के बारे में, मैं भी जब ऑस्ट्रेलिया में गया था उस समय भी मेरे को याद आती थी, मेरे माँ बाप बताते थे मेरे को इस घर के बारे में कि आज ये यहाँ पे बेहोश मिला, आज वो वहाँ पे बेहोश मिला, और आज तो तूने ये पूरा दरवाज़ा ही खोल दिया यार। एक हद होती है किसी भी चीज़ की। और गीता और राज तुम लोग भी बहुत हो गया है यार, ये सब कुछ कहानी सुना सुना कि इसको इतना ज़्यादा उकसा दिया है कि अभी हम लोग यहाँ पे आ पहुँचे, जल्दी से निकल यार। फिर उस वक्त सब लोग हंसने लग गए राहुल की बातें सुन के। कहा कि चल ठीक है, तेरी शादी है परसों, ये रहा हमारा तोहफा तेरे लिए, हम नहीं जा रहे अंदर, वापस लौट जाते हैं। फिर आर्यन भी बोला हाँ हाँ ठीक है चलो निकलते। लेकिन उसके दिमाग में ये वाली बात थी कि उस घर के अंदर से किसी ने तो उसको आर्यन करके बुलाया था, कोई तो था अंदर। वो गए और अपने गाड़ी में जाके बैठ गए। सब जैसे ही गाड़ी में बैठे ना, उस वक्त आर्यन को एक चीज़ याद आया कि अरे गाइज मैंने तो दरवाज़ा बंद नहीं किया यार उसका। फिर उस वक्त आगे से राज ने कहा कि अरे जाने दे यार, 30 साल से वैसे भी बोला पूरा दरवाज़ा बंद है, कभी किसी ने खोला ही नहीं, थोड़ा बहुत लोग भी देखेंगे कि अंदर कुछ नहीं है यार, सिंपली ये जो अफवाह है वो भी दब जाएगी आराम से, निकलते अब यहाँ से। वो लोग निकल गए एंड वो लोग अपने पैलेस में पहुँच गए और रात को आराम से सब जाके सो गए, कुछ भी नहीं हुआ। अभी अगले दिन मेहंदी थी तो सब रस्म रिवाज में लगे हुए थे, सुबह से दोपहर शाम सब आराम से निकल गया। और अभी वो लोग ने एक चीज़ देखा कि पूरे रस्म रिवाज के टाइम पे गीता कहीं पे भी नहीं दिखाई दी। क्यों, गीता किधर है? फिर राहुल को जाके पूछा आर्यन ने कि भाई गीता किधर है यार, दिखी नहीं आज दिन भर। फिर राहुल ने कहा उसकी एक्चुअली तबीयत खराब है, अपने कमरे में है वो, मैं सुबह में जाके देख के आया था उसको, तो अपने कमरे में ही रहेगी, जाना तो जाके एक बार मिल के आ जाओ। जब सारे रस्म रिवाज खत्म हो गए तो एकदम रात के समय में गीता के कमरे में गए राज और आर्यन। जैसे उसके कमरे में गए ना, उन्होंने देखा कि गीता एकदम ठंड में एकदम लिपटी हुई थी, ब्लैंकेट वगैरह उसने ओढ़ के रखा है, एकदम काँप रही है। फिर उसके बाद आर्यन ने पूछा कि हो क्या गया है यार देखो, आज पूरा दिन रस्म रिवाज के टाइम पे थी नहीं, कितना ज़्यादा मज़ा आया यार हमको। फिर उसके बाद उसने कहा कि पता नहीं यार, कल से जब मैं आई यहाँ पे उसके बाद से अजीब सा फील हो रहा है मुझे। जब हम लोग गाड़ी में बैठने जा रहे थे उस वक्त मैंने देखा कि दरवाज़ा खुला है, थोड़ा सा बस मैंने वहाँ पे पलट के देखा था एंड मुझे ऐसा लगा कि एक औरत वहाँ पे खड़ी थी, एक औरत वाकई में वहाँ पे खड़ी थी यार आर्यन, और मुझे घूर के देख रही थी वो। और फिर मैंने इग्नोर किया, मुझे लगा कोई और होगा। उसके बाद मैं गाड़ी में आके बैठ गई। फिर जब मैंने शीशे से बाहर देखा तो वो औरत गाड़ी के पास आके खड़ी हो गई और मुझे घूर के देख रही थी। एकदम बूढ़ी सी लग रही थी वो औरत, लेकिन पूरी तरीके से जली हुई थी। और जब मैं अपने कमरे में आई रात को, जब मैंने सोने की कोशिश किया तो बीच में बस मेरी आंखें खुली और मैंने देखा वो मेरे बिस्तर के बगल में ही लेटी हुई है। जब मैं उठी तब देखा तो गायब थी नहीं वो वहाँ पे। आज सुबह सुबह जब मैं नहाने के लिए गई, नहाते वक्त भी मुझे ऐसा लग रहा था कि उस बाथरूम के अंदर ऑलरेडी वो है, वहाँ पे मौजूद है और मुझे देख रही है। कहीं तो किसी तो कोने में लग रही थी वो है। और अभी भी तुम लोग आए हो इस कमरे में, स्टिल मुझे उसकी मौजूदगी ऐसा नहीं लग रहा है कि कम हुई है। ऐसा वो बस मुझे ऐसे ही महसूस हो रहा है अभी भी कि वो शायद मेरे बगल में है, तुम दोनों के आसपास है, या फिर तुम दोनों के जाने के बाद वापस आ जाएगी और मेरे ठीक सामने आके बैठ जाएगी। आर्यन किसी भी बात पर बिलीव नहीं करता था, आप सबको पता है। आर्यन ने यहाँ पे भी बोला यार गीता, वापस से मैं वो ही बात बोलूँगा, इतना पढ़ाई लिखाई करने के बाद हम लोग ये सब चीज़ों पर बिलीव कर रहे हैं तो ये सब का क्या मतलब है? सब लोग एंजॉय कर रहे हैं 2 मिनट के लिए, बस नीचे चल, नीचे जाके देख लोग कितने ज़्यादा खुश है। उसके माँ बाप खुश है, तेरे भी तो माँ बाप आए हैं नीचे, तेरे माँ बाप तेरे भाई बहन सब नीचे हैं, एंजॉय कर रहे हैं यार, तू भी आ जा। गीता ने बोला नहीं अभी नहीं, बाद में मैं जैसे थोड़ी सी ठीक हो जाऊंगी मैं आ जाऊंगी अपने आप। फिर उसने बोला चल ठीक है, फिर हम लोग निकलते हैं, मैं आता हूँ तेरे को कल सुबह में मिलने के लिए। फिर वो लोग निकले, जैसे घर के बाहर निकले तो राज को एक कॉल आया जिसकी वजह से वो फटाफट सीढ़ियाँ पकड़ के नीचे आ गया और इसने बोला चल ठीक है मैं आता हूँ, लिफ्ट से आता हूँ मैं, ठीक है। तो वो लिफ्ट से टेरेस की ओर जा रहा था, ऊपर जा रहा था, वो थोड़ा सा उसको सिगरेट वगैरह पीना था। गया वो लिफ्ट के अंदर और अभी ना एक चीज़ बदल गई कि जैसे वो लिफ्ट के अंदर गया ना, उसको वो ही बू आने लग गई जो उस घर से आ रही थी। और जैसे वो बू आई उसको सीधा वो घर ही याद आया, ये क्या चीज़ है। और ना ही उसको सिर्फ बू आ रही थी बल्कि उसको ऐसा लग भी रहा था कि उसके पीछे कोई तो है। वो बार बार ऐसे ऐसे पलट के देख रहा था लेकिन पीछे कोई था नहीं। अब फाइनली वो जो लिफ्ट था वो खुल गया, वो गया टेरेस में,
टेरेस में कोई भी नहीं था, लेकिन वो पूरे पैलेस को जो सजाया हुआ था, मस्त एकदम लाइट्स वगैरह थे वहाँ पे, तो सब चीज़ भूल रहा था वो। एकदम टेरेस के एकदम एज पे आके वो खड़ा हो गया, और एज पे खड़े होने के बाद देखा कि स्विमिंग पूल के आसपास सब लोग हैं, सब लोग मज़े कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, डांस वगैरह कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे हैं, हंसी मजाक चल रहा है। तो ये भी सब कुछ भूल गया। अभी वो वापस उसको निकलना था, तो उसी से पहले उसको ऐसा लगा उसके पीछे से कोई भागते हुए गया और हंस के गया, और ये कोई औरत थी। जैसे ये पीछे मुड़ा, पीछे कोई भी नहीं था, लेकिन वो जो हंसी की आवाज़ थी ना, वो उसके दिमाग में घूम रही थी। वो बहुत ज़्यादा एकदम हाफ रहा था अभी कि ये सब कुछ क्या हो रहा है मेरे साथ। लिफ्ट में भी वही वाली मुझे बू आई थी, अभी भी मुझे वही बू आ रही है, वही चीज़ें वापस से हो रही है। और अभी ना उसको हंसने की आवाज़ें आ रही थी। अचानक से वो भागते हुए अभी गया, सीढ़ियों से उतरा, और वो अपने वाले जगह पे गया जहाँ पे उसको रूम अलर्ट हुआ था। वहाँ पे गया, खोला, अंदर बैठा, एंड वो राज के साथ रुका हुआ था। राज ने उसको पूछा कि भाई क्या हो गया, इतना हाफ क्यों रहा है, क्या हो गया तेरे साथ अचानक से। फिर आर्यन ने कहा कि भाई ये सारी चीज़ें हो गई मेरे साथ, ऐसा लग रहा है कि कोई तो मेरा पीछा कर रहा है यार, ऐसा लग रहा है कोई तो एकदम जान के पीछे पड़ा है मेरे। फिर उसके बाद ना वो लोग भागते हुए गीता के कमरे में गए, और गीता को जाके सारी चीज़ें पता है। फिर गीता ने कहा कि मैं तुमको बताया था ना, ये सारी चीज़ें मेरे साथ भी हो रही है, तुम्हारे साथ भी होगी। देख भाई, कल राहुल की शादी है, उससे पहले कुछ अनहोनी ना हो जाए। फिर गीता ने कहा कि इट्स बेटर कि हम लोग वहाँ जाते हैं, और वहाँ पे जाने के बाद थोड़ी बहुत माफ़ी मांग लेंगे वहाँ पे, कि जो भी हो आप आत्मा, हमें माफ़ कर दो, हमारा कोई ऐसा बुरा इंटेंशन नहीं था आपके साथ, अगर होगा भी तो अभी हम माफ़ी मांग रहे हैं, अगली बार यहाँ पे कभी वापस नहीं आएंगे, और बोला दरवाज़ा बंद कर देंगे, कभी नहीं आएंगे वापस। फिर राज ने कहा हाँ ठीक है, आप दोनों जाओ, मैं एक काम करता हूँ, राहुल की जो गाड़ी की चाबी है वो आप लोग को ला के दे देता हूँ, आप लोग जाओ वहाँ पे, मुझे एक्चुअली राहुल के साथ रहना है, कल शादी के लिए कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे ख़रीदनी थी, वो बच गई है मेरी, तो ज़रा मुझे जाना पड़ेगा वो लेने के लिए, तो मैं वहाँ चले जाता हूँ, आप लोग वहाँ पे चल जाओ, मैं आपको दे देता हूँ चाबी। एक चीज़ है गाइस, रात के 2:30 बज रहे थे अभी, जो सन्नाटा उस वक्त था सेम टू सेम समोर सन्नाटा अभी भी था। उसके बाद वो लोग वहाँ पे पहुँचे, और पहुँचने के बाद ना आर्यन ज़ोर ज़ोर से माफ़ी मांगने लग गया, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो, मैं आइंदा से ऐसा कभी नहीं करूँगा, मैं कभी भी किसी भी भूत प्रेत चुड़ैल कोई भी चीज़ जो भी हो आप, मैं कभी भी बेअदबी भी नहीं करूँगा, लाइक बदसलूकी नहीं करूँगा कभी भी, मैं किसी के साथ, कोई भी एंटिटी के साथ नहीं करूँगा। अगर आपको कुछ भी बुरा लगा है तो मैं माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ, और मैं अब भी माफ़ी मांग भी रहा हूँ। फिर गीता ने पीछे से बोला कि आर्यन, मुझे ऐसा लगता है कि तुझे घर के अंदर जाके माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि तूने दरवाज़ा खोला था जहाँ तक तुझे याद है। फिर आर्यन ने कहा हाँ हाँ, मैं घर के अंदर जाके माफ़ी मांगता हूँ। फिर आर्यन अंदर गया, और अंदर जाकर भी वो माफ़ी मांगने लग गया। फिर उसके ना राइट साइड से उसको ना हंसने की आवाज़ आई, सेम टू सेम। थोड़ा आगे बढ़ा है, उसने राइट की तरफ ऐसे झुक के देखा, वहाँ पे कोई और नहीं हंस रहा था, वहाँ पे गीता हंस रही थी। ऐसा लग रहा था कि गीता पोजेस्ड है पूरी तरीके से किसी तो चीज़ से। उसको हर एक चीज़ अब याद आने लग गई कि गीता ने कहा था ये सारी चीज़ें सबसे पहले उसके साथ हो रही है। वो जो हंसी थी वो उस वक्त भी किसी और की नहीं, गीता की ही थी टेरेस में भी, और यहाँ पे भी ये हंसी गीता की ही है, लेकिन कोई और है इसके जिस्म में जो ये सारी चीज़ें करा रहा है। और जानबूझ के इस चीज़ ने, इस एंटिटी ने मेरे को इसी अबैंडन स्कूल के पास जाके लाया है। अभी आर्यन को ऐसा लग रहा था कि वो फंस चुका है पूरी तरीके से, कुछ नहीं कर सकता वो। गाड़ी की चाबी भी गीता के पास ही है, कुछ नहीं हो सकता अभी। उसको ऐसा लग रहा था कि बस अब मौत से बहुत ज़्यादा करीब है। गीता भी चिल्ला चिल्ला के कह रही थी, मैं ही थी वो औरत जो यहाँ पे जल के मरी थी, मैं ही हूँ वो औरत जो यहाँ पे जल के मरी थी। मैं आज तेरे इस दोस्त का बदन तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी, और तुझे भी नहीं छोड़ूंगी। 30 साल से मेरी ये प्यास अधूरी है किसी इंसान के खून की। और उस वक्त उसको ऐसा हो रहा था कि मुझे अपने आप को भी बचाना है, मुझे गीता को भी बचाना है। लेकिन उस वक्त गीता ने ना आर्यन का जो गर्दन था बहुत जोर से पकड़ा हुआ था, ये सांस भी नहीं ले पा रहा था। अभी जो आर्यन था ना, उसकी आंखें बंद होने लग रही थी, लेकिन उसको एक हल्की सी आवाज आई जैसे कि किसी ने तो ये जो दरवाजा है जोर का तोड़ के खोला है। और उस वक्त गीता के हाथ से आर्यन छूट गया और वो नीचे गिर गया, उसके सर पे लग गई। एंड अभी आर्यन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, बस उसको आवाज़ें सुनाई दे रही थी कि किसी के बीच में तो झड़प हो रहा है, कोई तो लड़ रहे हैं, कोई तो झगड़ रहे हैं। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कौन है। 5-10 मिनट बाद जब उसकी आंखें खुली तो फिर वो गाड़ी में था, उसके बाजू में गीता थी, उसके हाथ पैर बांधे हुए थे, और आगे ड्राइव कर रहा था राहुल, और उसके बाजू में बैठा हुआ था राज। फिर वापस से आर्यन की आंखें बंद हो गई। फिर वापस से कुछ 2-2.5 घंटे बाद आर्यन की जब आंखें खुली तो उस वक्त वो मेहंदीपुर बालाजी टेम्पल में था, जो कि उनके पैलेस से सिर्फ 2 घंटा दूर था। वो वहाँ पे बैठा हुआ था, सारी क्रिया हो रही थी उसके आसपास।
गीता वहाँ पे पोजेस थी पूरी तरीके से, उसके बाल खुले थे, झूम रही थी अलग तरीके से। वो हर जगह पे लोग प्रेतराज सरकार के बारे में बात कर रहे थे, उनके जय जयकार हो रही थी वहाँ पे। और वहाँ पे गीता के बदन से उस चुड़ैल को छुड़ाया जा रहा था। फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें ख़त्म हो गई, गीता के बदन से वो चुड़ैल चले गई, आर्यन भी एकदम ठीक हो गया था। सुबह सुबह कुछ 8 बजे ये लोग फाइनली अपने जयपुर के पैलेस में पहुँचे, जिस वक्त शादी का टाइम था। अब सारी चीज़ें एकदम अच्छे से हो गई, शादी अच्छे से हो गई, सब लोग ने बहुत ज़्यादा मज़े किए। आर्यन के भी दिमाग में कुछ था नहीं अभी। रिसेप्शन जो अगले दिन था, रिसेप्शन जब ख़त्म हुआ तो सब लोग अभी साथ में बैठे हुए थे और सब लोग ने कहा कि आर्यन तो कल अमेरिका के लिए निकल जाएगा। राज ने कहा मैं लंदन चले जाऊंगा, राहुल ने कहा मैं ऑस्ट्रेलिया चले जाऊंगा, गीता ने कहा कि मैं अपने काम में अभी मसरूफ़ हो जाऊंगी। तो एक आखिरी काम बच गया है यार, वो तेरे लिए एक तोहफा है, गिफ्ट है तेरे लिए, मज़ा आएगा तेरे को। फिर आर्यन ने कहा कि भाई मजाक मजाक में वो स्कूल के पास मत लेके चले जाना, मेरे को बिल्कुल भी अभी अच्छा नहीं लगेगा। अगर तुम कुछ ऐसा मजाक करने वाले हो मेरे साथ, मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। फिर उन्होंने कहा कि नहीं वैसा कुछ नहीं है, लेकिन तू एक बार चल, तुझे खुद पता चल जाएगा। जैसे ही वो लोग गाड़ी में बैठे, उसको एक चीज़ पता चल गया कि ये लोग उस स्कूल के तरफ ही जा रहे हैं, स्कूल की तरफ जा रहे हैं। तो उसने बोला मैं बोला था ये एकदम बहुत बुरा मजाक कर रहे हो तुम लोग मेरे साथ, मेरे को नहीं जाना है वहाँ पे। फिर उसके बाद इन्होंने बोला कि भाई तू एक बार चल तो सही, तू देख तो सही कि वहाँ पे हो क्या रहा है। फिर जैसे वो लोग ने गाड़ी वहाँ पे रुका है, वैसे ही उनको पता चला, आर्यन को पता चला कि वो जो अबैंडन सा स्कूल था उसको तोड़ा जा रहा था जेसीबी से। कि उन्होंने जैसे ही वो लोग आए थे तो राहुल को एक चीज़ पता चला था कि ये जो जगह है ये एक इलीगल लैंड के ऊपर ये चीज़ बनी थी और काफ़ी समय से बात चल रही थी इसको तोड़ने की। तो फाइनली इसको तोड़ा जा रहा है और यहाँ पे एक नया स्कूल अब यहाँ पे बनाया जाएगा। तो आर्यन ये सब कुछ देख के ना बहुत ज़्यादा खुश हो गया कि मतलब अब यहाँ पे ऐसा कुछ रहेगा ही नहीं, कुछ भी नहीं होने वाला। और वो एकदम हंसी खुशी वहाँ से निकल गया एयरपोर्ट के लिए, आराम से बैठ गया और बस वो आराम से अभी अमेरिका में रह रहा था। 1 साल 2 साल 2.5 साल बाद उसको एक कॉल आता है कि यहाँ पे जो स्कूल बनाया गया था वहाँ पे एक बच्चे की लाश मिली है। और काफ़ी टाइम से ऐसा कोई तो बता रहा है कि यहाँ पे कोई तो एक ऐसी टीचर है जो कि आधी रात को भटकती है, बच्चों को चुराने की बातें करती है, मारने की बातें करती है। नाउ इट्स अ हॉन्टेड स्कूल। गाइस आप लोग को पता है ये कोई मजाक नहीं है हॉन्टेड स्कूल के बारे में। हमारे देश में से कई सारे हॉन्टेड स्कूल्स और कॉलेजेस हैं जहाँ पे टीचर्स भूत प्रेत के रूप में भटकते हैं, बच्चों को उसी खौफ में रखा जाता है। उनको पता भी नहीं रहता कि उनकी इर्द गिर्द क्या हो रहा है, लेकिन उनके इर्द गिर्द खौफ मंडराता रहता है। और मुझे ऐसा लगता है कि इस देश में ऐसे 5 सबसे खतरनाक स्कूल और कॉलेजेस हैं जहाँ पे किसी को भी जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए ये तो नहीं पता, लेकिन उसकी कहानी ज़रूर पता होनी चाहिए। सो आई फाइनली अनाउंस माई नेक्स्ट सीरीज, टॉप 5 मोस्ट हॉन्टेड स्कूल्स एंड कॉलेजेस ऑफ इंडिया। शुक्रिया। सो गाइज आई होप आपको सारी कहानी अच्छी लगी हो एंड विद दिस हमारी साल 2025 की सारी कहानियाँ आज जाके ख़त्म होती है। लेकिन सारी कहानियाँ अब ख़त्म नहीं हो रही है। साल 2026 में ऐसी और भी बहुत सारी डरावनी कहानियाँ आएगी जिसे सुनने के बाद आप 2025 से भी ज़्यादा खौफ में रहोगे। ऐसी कहानियाँ जो ऑलरेडी मैं लिस्ट डाउन कर चुका हूँ, ऐसी सच्ची घटनाएं जो देखकर आपका दिल दहल उठेगा। सो गाइज अगर अब तक आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिए। एंड ऑल्सो माई नेम इज़ अमान पारकर एंड आई विल मीट यू डायरेक्टली अगले साल। शुक्रिया।